अंकल मिले बता रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप पाश्चात्य विचार है, पर संस्कृतियों का अध्ययन इतने मजे की चीज है कि अमेज करता रहता है। अपने झारखंड की पहाड़ियों में बसी कई जनजातियों में लिव इन रिलेशनशिप जैसी प्रथा सदियों से है। इस परंपरा को वहां पर ढुकू कहा जाता है। बहुत लोगों के लिए ये मॉडर्न विचार होगा, लेकिन इन जनजातियों के लिए ये एक तरह से मजबूरी बन चुका है, एक आर्थिक मजबूरी। क्योंकि इन समुदायों में शादी का मतलब होता है पूरे कबीले को दावत देना, और ये दावत कोई हल्की फुल्की नहीं होती। इसमें मीट, चावल और हड़िया जैसे खाने पीने की चीजें होती हैं, खर्च होता है। अब ज्यादातर जनजातीय परिवार इतनी महंगी दावत का खर्च नहीं उठा सकते, तो वो ढुकू का रास्ता चुन लेते हैं। ढुकू का अर्थ होता है घुसना। जो लड़कियां इस प्रथा का पालन करती हैं उन्हें ढुकुनी बोलते हैं, यानी घर में घुसने वाली। ढुकू में साथ रहने वाली महिला को न पत्नी का दर्जा मिलता है, न सिंदूर का हक मिलता है, ना ही पुरुष की संपत्ति में उसका कोई हक होता है या उसके बच्चों का कोई हक होता है, नहीं होता। चूंकि इस लिहाज से महिलाओं के लिए ये भेदभावपूर्ण है, इसलिए आदिवासी महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए निमित्त नाम का एक एनजीओ भी काम कर रहा है, जिसने अब तक 200 से ज्यादा ढुकू जोड़ियों की शादी करवाई है। इनमें कई जोड़े तो 70 बरस से ऊपर के हैं। लेकिन असल खबर ये नहीं है। खबर तो जुड़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासी समाज को उसमें शामिल नहीं किया गया, और झारखंड में भी हम ऐसा ही करेंगे। यूसीसी आदिवासी लोगों पर लागू नहीं होगा। इससे उठते हैं कई सवाल, जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में जनजातीय समुदाय, जनजातीय समाज अपने किन किन परंपरागत रीति रिवाजों से बंधा हुआ है, और क्यों सरकार यूसीसी जैसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रो विमेन रिफॉर्म्स आदिवासियों पर लागू करते समय बैकफुट पर दिखाई देती है। नमस्कार, अपने कुलदीप, और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी शादी, डिवोर्स या संपत्ति के ट्रांसफर के रूल्स सबके लिए बराबर हों। ऐसा ना हो कि हिंदू में बेटी को संपत्ति मिले और मुसलमानों में ना मिले। यूसीसी माने सबके लिए एक बराबर कानून। इसकी जरूरत क्यों है? इसके पक्ष में दलील देने वाले ये कहते हैं कि एक बराबर कानून ना होने से कई तरह की असमानताएं पैदा हुई हैं। खासकर महिलाओं को उनका हक जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बसी तोड़ा जनजाति की ओर। तोड़ा जनजाति में शादी की परंपरा अपने आप में अनूठी और रोचक रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही महिला कई भाइयों की पत्नी हो? जी हाँ, सोशियोलॉजी की भाषा में इसे फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं। तोड़ा समाज में ये प्रथा काफी प्रचलित थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम थी, और दूसरी बात यह कि इस व्यवस्था से परिवारों की संपत्ति बढ़ती नहीं थी। हालांकि समय के साथ तोड़ा जनजाति ने इस परंपरा को करीब करीब खत्म कर दिया है। इसी समाज में तलाक का तरीका भी काफी अलग है। अगर किसी कपल की आपस में बन नहीं रही और वो अलग होना चाहते हैं, तो उस मुद्दे को वो समाज के बुजुर्ग के सामने ले जाते हैं और बुजुर्ग इसको सुलझाते हैं। माने पूरा कबीला बैठता है और पूरी कोशिश करता है कि डिवोर्स के दौरान कोई कड़वाहट ना हो। तलाक के बाद लड़के और लड़की को फिर से शादी करने की आजादी होती है। तोड़ा समाज में डिवोर्स और रीमैरिज को कोई नेगेटिव चीज नहीं माना जाता। अब संपत्ति की बात करते हैं। सोशियोलॉजी की भाषा में कहें तो तोड़ा समाज में प्राइमोजेनिचर की प्रथा प्रचलित है, यानी कि परिवार की संपत्ति का हक सबसे बड़े बेटे को मिलता है। अगर परिवार में कोई बेटा नहीं है तो सबसे बड़ी बेटी को यह संपत्ति मिल सकती है, लेकिन फिर भी संपत्ति की देखरेख के लिए उसे एक पुरुष रिश्तेदार की मदद लेनी ही पड़ती है। तमिलनाडु से थोड़ा उत्तर की ओर आते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहने वाली भील जनजाति की कुछ प्रथाओं के बारे में जानते हैं। तो भील जनजाति ज्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहती है। यहाँ भी कई तरह से शादियां होती हैं। असल में हर साल वसंत के महीने में भगोरिया हाट नाम से एक मेला आयोजित किया जाता है, और ये मेला सिर्फ व्यापार के लिए नहीं होता बल्कि प्यार और शादी के चुनाव के लिए भी होता है। इसमें दिखाई देता है गुलाल लगा करके प्यार का इजहार करने का रिवाज। जब किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो वो उस लड़की को गालों पर गुलाल लगा देता है, और अगर लड़की बदले में लड़के को भी गुलाल लगा दे तो इसका मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। मतलब दोनों तरफ से राइट स्वाइप। पान खाकर के रिश्ता पक्का हो जाता है, फिर ये कपल भाग जाता है। ये परंपरा है।
पंचायत बैठती है, दोनों के परिवार वाले मिलकर के इस रिश्ते को औपचारिक बनाने के लिए शादी करवा देते हैं। दूल्हे के जो परिवार वाले हैं वो दुल्हन के परिवार को कुछ संपत्ति देते हैं, यानी उल्टा दहेज। अंग्रेजी के समाजशास्त्री इसे ब्राइड प्राइस कहते हैं। इस समाज में भी तलाक का प्रावधान है। अगर किसी वजह से शादी नहीं चल रही तो लड़का या लड़की में से कोई भी इसकी पहल कर सकता है तलाक की, और तलाक के बाद पति को दुल्हन के परिवार की तरफ से ब्राइड प्राइस वापस कर दिया जाता है। और इस समाज में भी तलाकशुदा व्यक्ति को पूरा सम्मान और दूसरी शादी का हक मिलता है। लेकिन इस समाज में भी संपत्ति आमतौर पर बेटों को मिलती है। बेटियों को भी संपत्ति मिलती है, पर एक शर्त के साथ कि वे अपनी जाति में ही विवाह करें। ओडिशा, मध्य प्रदेश और बंगाल के सौरा समाज में एक्सचेंज मैरिज या अदला बदली वाले विवाह की एक अनोखी परंपरा है। इसमें एक परिवार की बेटी दूसरे परिवार के बेटे से शादी करती है और बदले में वो परिवार अपनी बेटी को पहले परिवार के बेटे के लिए विवाह के लिए देता है। इस वजह से इस समाज में तलाक का कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग है। माने अगर एक जोड़े का तलाक हो गया तो दूसरे जोड़े का तलाक भी हो जाता है एक्सचेंज ऑफर में। इसके अलावा कई और जनजातियां हैं जिनमें काफी हद तक ब्राइड प्राइस, डिवोर्स और संपत्ति से जुड़े नियम एक जैसे हैं। उदाहरण के तौर पर नागालैंड में बसने वाली नागा, आओ, अंगामी और सेमा जनजातियां। खासी समुदाय मेघालय में रहने वाली एक जनजाति है। ये जनजाति भारत का एक ऐसा अनोखा समाज है जहां पिता पक्ष की बजाय मातृ पक्ष की, मां पक्ष की ज्यादा चलती, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। खासी समाज में वंशावली और संपत्ति का ट्रांसफर मां के पक्ष से होता है। इस समाज में ना तो दहेज का चलन है और ना ही दुल्हन की कीमत देने का। शादी के बाद जोड़ा जो है वो दुल्हन के परिवार के साथ ही रहता है और तलाक के बाद बच्चों और संपत्ति का अधिकार दुल्हन के पास ही रहता है। खासी समाज में संपत्ति महिला पक्ष के कंट्रोल में रहती है। घर की सबसे छोटी बेटी परिवार की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है और वो ही अपने माता पिता की बुढ़ापे में उनकी देखभाल करती है। हालांकि वो इस संपत्ति को बिना अपने मामा की सहमति के बेच नहीं सकती। मामा परिवार में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं और परिवार की संपत्ति के मामलों में उनका मार्गदर्शन करते हैं। खासी की तरह मेघालय की कई और ट्राइब्स जैसे कि गारो में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास ज्यादा ताकत होती है। इन सभी उदाहरणों से एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सभी जनजातियों में शादी, डिवोर्स और संपत्ति के नियम अलग अलग हैं। ऐसे में किसी एक के साथ अन्याय ना हो ये पक्का करने के लिए सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। भारत में 700 से भी ज्यादा आदिवासी समुदाय हैं जिनके अपने रीति रिवाज हैं, जबकि यूसीसीसी एक वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला है, फ्री साइज है। वो इतने कॉम्प्लेक्स रीति रिवाजों पर फिट नहीं बैठता है। कई आदिवासी समुदायों के लिए उनके रीति रिवाज उनकी पहचान का हिस्सा हैं। संविधान में तो कुछ आदिवासी समूहों के नियमों के लिए कुछ सुरक्षा के प्रावधान भी हैं। अनुच्छेद 371A और 371G के तहत, इसके तहत नागालैंड, मिजोरम समेत कई और जगहों के ट्राइबल्स के रीति रिवाजों को सुरक्षित किया गया है, जैसे लैंड और प्रॉपर्टी से जुड़े राइट्स और उनके कस्टम्स। इन रीति रिवाजों के सुरक्षित करने के लिए भारतीय न्यायपालिका भी अपना योगदान देती आई है। मिसाल के तौर पर झारखंड में रहने वाली संथाल जनजाति, 2018 में झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल समाज से जुड़े एक प्रॉपर्टी विवाद में फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने संथाल समाज के घर जमाई के रिवाज को स्वीकार किया, जिसमें दामाद को एडॉप्टेड सन यानी गोद लिए हुए बेटे का दर्जा दिया जाता है और घर की संपत्ति को दामाद के साथ भी बांटा जाता है। इस प्रथा को हाईकोर्ट ने सही माना। कोर्ट के फैसलों की लिस्ट अगर हम बनाएं तो ऐसे और भी कई फैसले हैं जो बताते हैं कि कैसे भारतीय कानून को आदिवासियों के लिए फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। मजबूत कानून की एब्सेंस में चूंकि हर मामला कोर्ट में नहीं पहुंचता, इसलिए अधिकारों के उल्लंघन के केस देखने में भी आते हैं जिनका समाधान भी जरूरी है। भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी परंपराओं के नाम पर अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिए, मुख्य रूप से महिलाएं। इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालना जरूरी है जिससे सभी को कानूनी अधिकार दिए जा सके, लेकिन ऐसा करते हुए परंपराओं, रीति रिवाजों, स्थानीय पहचान और अस्मिता को भी बरकरार रखना है। इसीलिए ये समस्या हवा में रस्सी पर चलने जैसी हो गई है। पिछले कुछ समय में बीजेपी ने भी अपनी ट्राइबल आउटरीच को बढ़ाया है, जिसका फायदा भी उसे चुनावों में हुआ है। इसलिए मौजूदा सरकार अभी इस जिन्न को बोतल में ही बंद रहने देना चाहती है। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इसे लिखा था आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।